गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग सर। आवाज क्लियर है? राहुल कह रहा है आवाज क्लियर नहीं है। यस सर, क्लियर है। ठीक है, ओके। तरन 2-3 दिन से क्लासेस खूब मिस किए हो। सर थोड़ा मोबाइल का प्रॉब्लम हो गया था सर, बनने के लिए दिए थे। ओके, सो शुरू करते हैं फिर गाइस चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पे क्लास 9th में अगर हम याद करें थोड़ा सा, तो हमने क्लास 9th में चैप्टर पढ़ा था और उस चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ठीक है। इसमें आपने क्या पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवीजन करना जरूरी है। तो आपने पढ़ा था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म किसी को याद है? एनीवन? क्लास 9th में जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पढ़े थे उस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म किसी को याद है? हाँ तरन बोलिए। सर ax + bx + c = 0। हाँ बढ़िया बढ़िया, क्या बोले जानते हो? ax + bx + c = 0 बोले हो। सर ax² + bx + c = 0। बढ़िया, अंकित ने भी ax² + bx + c = 0 बोला है। और सर ax + by + c। हाँ, एंड फाइनली सही आंसर ये रहा। यस सर, सॉरी सर, सॉरी अब सर, देखो गलत है। तरन, आपने जो चीज बोला, ठीक है, आपने जो चीज बोला उसमें आपने दो वेरिएबल रखा क्या? एक ही वेरिएबल रखा ना, x। तो चैप्टर का यस नाम था सर। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और ये अंकित तो एक लेवल आगे चला गया, इसने क्या किया? वेरिएबल एक किया और डिग्री 2 कर दिया। तो आपने लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अंकित, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, अब सुनो। तो गाइस चैप्टर के नाम में ही सब कुछ था। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1, ठीक है। मतलब वेरिएबल के ऊपर पावर 1 दिखेगा और आपको दो वेरिएबल्स दिखेंगे, आपको दो वेरिएबल्स दिखेंगे। जब हम पॉलिनोमियल चैप्टर कर रहे थे, तो मेनली हम लोग एक वेरिएबल के साथ सिर्फ एसोसिएटेड थे या एक ही वेरिएबल पे फोकस्ड थे, कह सकते हो। बट इस केस में क्या था गाइस? इस केस में हम दो वेरिएबल्स पे फोकस थे। तो जैसे कि कंगना ax + by + c = 0। अब अगर आप देखोगे तो इक्वल टू का साइन मतलब इक्वेशन बन गया। वेरिएबल्स है यहाँ पे x और y, abc हमारे कांस्टेंट है, abc हमारे कांस्टेंट होंगे एंड x और y हमारे वेरिएबल्स होंगे, x और y हमारे वेरिएबल्स है, ठीक है ना। तो abc हमारे कांस्टेंट है, xy हमारा वेरिएबल है। और एक छोटा सा कंडीशन रहता था गाइस, और वो छोटा सा कंडीशन रहता था ab नेवर साइमल्टेनियसली 0, नेवर साइमल्टेनियसली 0। इसका मतलब होता है कि a और b कभी साथ में 0 नहीं हो सकते। तो ये था 9th में पढ़ा हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर का मतलब वेरिएबल के ऊपर पावर 1 होगा, इक्वेशन का मतलब इक्वल टू का साइन होगा, और दो वेरिएबल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में x और y वेरिएबल है, abc कांस्टेंट है, और साथ ही साथ a और b की खासियत यह है कि a जो है वो एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई था और b जो है वो दूसरा वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई था। तो यहाँ पे बोला जाता है कि a और b कभी भी साथ में 0 नहीं हो सकते। कोई बता सकता है क्या कि अगर a और b दोनों साथ में 0 हो गए तो क्या होगा? एनीवन? अगर a और b दोनों ही साथ में 0 हो गए? सर वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रहेगा सर, वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड सर कांस्टेंट। हाँ एग्जैक्टली, पिंकी ने सही बोला, वो कांस्टेंट हो जाएगा। तरन एक बात बताओ कि अगर a भी 0 हो गया और b भी 0 हो गया तो क्या बन गया? if a = 0 and b = 0, तो वो तो आपका 0 × x + 0 × y, 0 × y + c = 0 हुआ। तो वो तो ऊपर 0 निकल गया, तो ये तो फाइनली c = 0 बचा, और c तो आपका कांस्टेंट था, c तो आपका कांस्टेंट था। तो उस हिसाब से क्या ये लीनियर बनेगा? नहीं बनेगा ना।
सर हमको No, लगता है sir. सिर्फ आप ए का बोल रहे हैं। नहीं नहीं, दोनों जीरो, दोनों। अगर अच्छा। एक जीरो होता है गाइस, दोनों में से कोई एक जीरो रहेगा तो वो स्टिल लीनियर रहने वाला है, लेकिन अगर दोनों को जीरो कर देते हो तो फिर वो लीनियर ही नहीं रहेगा। इसीलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंस देखो, ये जो कंडीशन दिया गया है, ये कंडीशन, ये खाली ए के लिए नहीं है, खाली बी के लिए नहीं, ये ए और बी के लिए साथ का है। ए जीरो हो सकता है लेकिन तब बी को नॉन जीरो होना पड़ेगा। सिमिलरली बी जीरो हो सकता है लेकिन तब ए को नॉन जीरो होना पड़ेगा, लेकिन ए और बी साथ में जीरो नहीं हो सकते। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे कुछ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स लिख लेते हैं। 2x plus 3y plus 4 is equal to 0. This is a linear equation in two variables. अच्छा, इसके अलावा 9th में आपने एक और चीज पढ़ा था, क्या? इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन याद है किसी को? यस Yes, सर। sir. क्या होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? सर दोनों का वैल्यू सर पुट करके ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना। दोनों का Sir, वैल्यू को पुट करके ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना। हाँ बोलिए। सर जैसे सर x को कुछ लेट करके और y का वैल्यू निकालना और वो दोनों को सर ग्राफ में रिप्रेजेंट करने का। सर ठीक है। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। वेरी गुड, वेरी गुड। उसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, तो गाइस जैसे कि मैंने अभी आपको एक सिंपल सा इक्वेशन लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। मान लो कि मुझे इसका ग्राफ बनाना है। अब इसका ग्राफ बनाने का मतलब क्या होता है? क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन है, तो इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करने भी जाओगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। इसका जो ग्राफ बनाने भी जाओगे वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, तो अगर वो एक स्ट्रेट लाइन आता है तो उस केस में क्या कहते हैं, हम इसके पॉइंट्स निकालते थे। अगर आपको याद होगा तो इसके पॉइंट्स के लिए आपको क्या बताया गया है कि आप एक तरीके से बॉक्स बनाओगे। ठीक है, उस बॉक्स में हम लोग ऊपर x नीचे y। हाँ, और इसके कुछ रैंडम वैल्यूज रखोगे। मान लो कि जैसे कि आपने x का वैल्यू 0 रखा तो आपको y मिलता है 5। सिमिलरली जब आपने y को 0 रखा तो आपको x मिलता है 5। राइट, x को 0 रखा y मिल गया 5, y को 0 रखा x को मिल गया 5। अच्छा, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? मैंने 2 पॉइंट्स क्यों लिए? कोई बता सकता है? एनीवन? मैंने यहाँ पे 2 केसेस क्यों लिए? क्योंकि सर दो क्योंकि एक्स एक्सिस कोई पॉइंट स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमको कम से कम कितने पॉइंट की जरूरत पड़ेगी? सर मिनिमम 2। मिनिमम 2, राइट। तो हम इसीलिए हम 2 से ज्यादा में टाइम बर्बाद क्यों करें? वी need a minimum of 2 points to draw a straight line, right? अगर आपको 2 पॉइंट में दे दूं ना आपके स्क्रीन के ऊपर, तो आप सबको एक यूनिक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी हम इसी तरीके से 2 पॉइंट्स को निकालते हैं। फिर आप क्या करते हो, इसके बाद आप इसका ग्राफ को ड्रॉ करते हो। एक बार चलो देख लेते हैं कि इसका लेट्स से ठीक है, वो 2 पॉइंट्स जो मैंने मार्क किया था ना 0,5 और 5,0, वो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ये अभी सिर्फ 9th वाला पार्ट चल रहा है। ओके, तो मैंने इक्वेशन रखा था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। मैंने इक्वेशन रखा था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब ये जो रेड कलर वाली लाइन है ये क्या है? ये उसका ग्राफ है, ये उसका ग्राफ है, राइट। अच्छा देखिए, तो ये कौन सा पॉइंट है? क्या दिख रहा है पॉइंट आपको? 5 0 5 0। और ये पॉइंट क्या दिख रहा है? 0 0,5, राइट। और हमने भी जो वहां पे पॉइंट्स लिए थे, एक मेरा था 0,5 और एक था मेरा 5,0।
अच्छा, ग्राफ को प्लॉट करते वक्त 2-3 चीजों का हम ध्यान रखते हैं। पहला, याद है कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो उसका क्या चीज 0 होता है? y अवनीश, y0। अवनीश अनम्यूट कीजिएगा खुद को। ये लो, अनम्यूट करने के लिए बोला, वो तो लीव कर गया। तो जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर का होता है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और सिमिलरली जब कोई पॉइंट y एक्सिस के ऊपर होता है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो आपने नोटिस किया है कि मैंने वहां पे ये पॉइंट ही क्यों लिया? मैंने एक पॉइंट लिया 5,0 और दूसरा पॉइंट लिया था मैंने 0,5। रीजन बीइंग, आप कोई और भी पॉइंट ले सकते थे। आप चाहते, मान लो कि कोई चाहता तो वो 2,3 भी रख सकता था, क्योंकि 2 + 3 का वैल्यू भी कितना होता है? 5 होता है। मैंने इक्वेशन क्या दिया है? x + y = 5। तो x के जगह पे 2 रखा, y के जगह पे 3 रखा, तो 2 + 3 5 उधर हो जाएगा। 2 + 3 5 वहां पे हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन द बेनिफिट इज कि जब हम एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जो जिसका या तो x कोऑर्डिनेट 0 है या फिर y कोऑर्डिनेट 0 है, तो उसको प्लॉट करना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। अंकित पूछ रहा है कि 4,1 हो सकता है क्या? अंकित खुद वेरीफाई कर सकते हो। आप इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में x के जगह 4 और y के जगह 1 पुट करो, देखो कि क्या उसका सम राइट हैंड साइड के बराबर हो रहा है क्या। अगर हो रहा है तो पॉइंट लाइक करेगा। और देखिए, ओके सर। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये पॉइंट यहाँ पे लाइक कर रहा है। कितना दिख रहा है कोऑर्डिनेट्स? 4,1। और आपने भी अभी चैट में 4,1 ही भेजा था, ठीक है? हाँ भेजा था। तो एक 4,1 और एक 0,5 को ज्वाइन करते तो भी आपको यही लाइन मिलता। तो गाइस, ये हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो कोशिश यही रखना कि एक बार x को 0 करो, y निकालो, एक बार y को 0 करो, x निकालो, क्योंकि उसको प्लॉट करना हमारे लिए बड़ा आसान होता है। y को, जिसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा वो x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, और जिसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा वो y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। थोड़ा सा आसान हो जाता है। अच्छा, दूसरा चीज, अगला चीज मेरे को पूछना है आपसे कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? एनीवन? सर इनडिफिनिट। इनफाइनाइट सर होते हैं। इनफाइनाइट। मैक्सिमम, कोई कुछ मैक्सिमम कह रहा था, बोलो। LE जो लिख रहा हो वो लीनियर इक्वेशन लिख रहा हो, ठीक है। सो LE इन 2V मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज। तो रश्मि का कहना है इनफाइनाइट। बहुत लोगों ने अनम्यूट करके इनफाइनाइट ही बोला है, अच्छी बात है। अब निहारिका कह रही है शायद 3 है। गाइस देखो, आपने जो स्ट्रेट लाइन बनाया, इसका सिंपल सा आंसर आपको पता चलना चाहिए। आपने खुद बोला कि इसका जो ग्राफ होता है, इसका जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। और ग्राफ एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करता है? कोई बता सकता है कि एक लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ हमने बनाया वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? सर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और ये इस लाइन के ऊपर तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं ना, वो सारे पॉइंट्स जो है, ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन satisfies the equation, होता है कि नहीं गाइस? यस सर। तो आप राइट, ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन satisfies the equation। जैसे कि अगर मैं एक बार माउस को ले चलूं, मान लो यहाँ पे, तो ये दिख रहा है मेरे को 2.95, 2.05, ये एक सॉल्यूशन हो गया। मान लो मैं यहाँ लेकर चला गया 0.97, 4.03, ये एक सॉल्यूशन हो गया। माउस को कहीं भी ले जाऊंगा, ये 3.5, 1.5, ये भी एक सॉल्यूशन हो गया। तो अब अगर आपसे मैं पूछ रहा हूं कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो आपको इनडायरेक्टली दिमाग में ये आना चाहिए कि सॉल्यूशन जो है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर का पॉइंट है। सॉल्यूशन जो है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर का पॉइंट है। और आप बताओ कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स है? कितने पॉइंट्स है स्ट्रेट लाइन के ऊपर? इनफिनाइट सर। इनफिनाइट सर। इनफाइनाइट पॉइंट्स है। तो अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स है, इसका मतलब x + y = 5 के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, राइट? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर विल बी
for a linear equation in two variables, for a linear equation in two variables, the number of solutions is infinite. The number of solutions is infinite. और आपको लॉजिक पता चल गया, क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, और इसीलिए इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी होंगे. इज दिस क्लियर गाइस? ये सिर्फ नाइन्थ का पार्ट चल रहा है, रिवाइज हो गया है जितना हमको Yes, चाहिए sir. अभी. पहला चीज कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है. दूसरी चीज कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है. तो ग्राफ जो बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है. अच्छा, स्ट्रेट लाइन के ऊपर के पॉइंट्स आपको क्या बताता है? तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स होता है वो उस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है. तो इतना अपने को क्लास 9th की चीजें है जो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी. अब आते हैं अपन क्लास 10th में. अब अगर बात करें क्लास 10th का, तो यहाँ पे टॉपिक का जो नाम है, चैप्टर का जो नाम है, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. आप लोगों ने लास्ट ईयर क्या पढ़ा था? आप लोगों ने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? पेयर मिल रहा है. मतलब आपको दो इक्वेशन मिलेंगे. हर क्वेश्चन में आप दो इक्वेशंस के साथ डील करोगे. यही मेन अंतर रहने वाला है 9th में और 10th में, ठीक है. तो यहाँ पे आपको पेयर का मतलब होता है, जनरली पेयर तो तीन के भी पेयर्स बनते हैं, बट यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में हम लोग दो के पेयर्स को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है. तो उसका अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म का बात करें, अब क्योंकि गाइस यहाँ पे दो लाइंस रहेंगी, सो उनके जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स होंगे वो ठीक पहले जैसा ही रहेगा. एक लाइन 1 का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा जाएगा, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, या प्लस c1 इज इक्वल टू 0 भी कह सकते हैं, प्लस c1 इज इक्वल टू 0. और दूसरा लाइन का हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है. साथ ही साथ यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेरा a1, b1, c1 ये सब मेरे रियल नंबर्स को बिलोंग करेंगे, ठीक है ना. ये सब मेरे रियल नंबर्स को बिलोंग करेंगे. मतलब ये रियल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, और इरेशनल भी हो सकता है. साथ ही साथ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इज नॉन जीरो. वही सेम फंडा कि x के साथ जो मल्टीप्लाइड है और y के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो दोनों साथ में जीरो नहीं होने चाहिए. यहाँ पे भी वही लॉजिक लगेगा गाइस. a2, b2, c2 दे विल बिलोंग टू r. x और y मेरा वेरिएबल होगा, एंड यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाइड है a2 और y के साथ मल्टीप्लाइड है b2. तो इनका भी स्क्वायर का एडिशन नॉन जीरो रहेगा, मतलब ये भी साथ में जीरो नहीं होंगे. अच्छा, दोनों का जो दोनों में सेम वेरिएबल होगा, दोनों लाइंस में सेम वेरिएबल्स होने वाले हैं, सेम वेरिएबल्स x एंड y, राइट. क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि हमारे पास दो इक्वेशंस है और दोनों के दोनों लीनियर इक्वेशन है और दोनों के दोनों में दो ही वेरिएबल्स है, तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो हमारे पास वेरिएबल्स तो चेंज नहीं कर सकते. पहले इक्वेशन में अगर वेरिएबल x और y दिख रहा है तो दूसरे इक्वेशन में भी वेरिएबल क्या दिखना चाहिए? x और y ही दिखना चाहिए, ठीक है. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, बिल्कुल भी नया चीज नहीं है. जैसे एक इक्वेशन था, इधर दो इक्वेशन है, ठीक है गाइस. आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे जो हमको मेनली डील करना होता है ना, या पूरा चैप्टर में आप क्या करोगे, तो पूरा चैप्टर में आपका जो कंसर्न होगा वो होगा सॉल्यूशन. वो होगा सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. तो मेरा कंसर्न होगा इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना. कोई बता सकता है सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा? एनीवन ट्राई करो. जैसे कि इन्हीं दो इक्वेशंस को देखो, ये जो ब्लू कलर से दो इक्वेशंस लिखे हुए हैं, इन्हीं दो इक्वेशन को देखो, इनका सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? एनीवन? सर वैल्यू ऑफ x और y. वैल्यू ऑफ x और y पूरा कंप्लीट करो. क्या होगा वो वैल्यू ऑफ x और y की खासियत क्या होनी चाहिए? इक्वल टू 0 सर, 0 होना चाहिए. नहीं दिव्यांशु. एनीवन एल्स? आकाश? यस सर. ट्राई करो, क्या होना चाहिए यहाँ पे? सर सोचिए. ऊपर का x, बोलो.
सर ऊपर का एक्स वाई और नीचे का एक्स वाई इक्वल होना चाहिए। ऊपर का x और नीचे का वो तो इक्वल होना चाहिए, ठीक है, बट उसकी खासियत क्या होगी? देखो सर x and y does not equal to 0. नहीं पिंकी, ये तो गेस वर्क है। देखो आपको अगर मैं सिर्फ ऊपर वाला इक्वेशन दूं, अगर मैं सिर्फ आपको ऊपर वाला इक्वेशन दूं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 वाला इक्वेशन, आप बताओ कि उस केस में उसका सॉल्यूशन कितना होगा? सिर्फ ऊपर वाला इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन कितना होगा? सर इनफिनाइट। इनफाइनाइट होगा, क्योंकि इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो है। 9th में पढ़े हुए उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अगर मैं आपको सिर्फ सेकंड वाला इक्वेशन दूं, उसका सॉल्यूशन कितना होगा? इनफिनाइट। वो भी इनफाइनाइट रहेगा। लेकिन जब हमको एक पेयर ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है ना, तो हमारा थॉट प्रोसेस क्या रहता है? हमारा थॉट प्रोसेस होता है टू फाइंड a pair of values, to find a pair of values of x and y, जो भी variables है, such that they satisfy the equation simultaneously, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का मतलब ये होता है कि हमको ऐसा एक x का वैल्यू और y का वैल्यू चाहिए जो दोनों इक्वेशन को साथ में सेटिस्फाई करे। हो सकता है समझने में दिक्कत हो, तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मैंने आपको इक्वेशन दिया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। मान लो एक और इक्वेशन देता हूं x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब आपको पता है कि इसके अगर खाली इसको देखोगे तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, खाली इसको देखोगे तो इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, राइट। लेकिन अगर हम ऐसा कोई x और y का वैल्यू बता सकते हैं क्या जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे? 3-2 गलत। 3-2 ऊपर वाले को सेटिस्फाई कर रहा है, 3 + 2 5, लेकिन नीचे वाला 3 - 2 1 हो रहा है, जबकि राइट हैंड साइड में 3 है। 1 - 4 1 - 4 अच्छा 1 4 1 4 में x का वैल्यू 1 कह रहे हो, y का वैल्यू 4 कह रहे हो। सर x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 2। x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 2। तरुण पहले वाले इक्वेशन में पुट करके लेकिन देखो। ऊपर वाले में तो होगा ही नहीं। हाँ ऊपर वाले में नहीं हो रहा है। सर 4 1 सर 4 1 एग्जैक्टली। अगर आप गाइस यहाँ पे x की वैल्यू 4 एंड y का वैल्यू 1 डालते हो, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 1 डालते हो, तो ठीक से देखो ऊपर वाला इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है और नीचे वाला इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। x दिख रहा है ऊपर 4 + 1 5, नीचे भी 4 - 1 3 हो रहा है सेटिस्फाई। तो जब आप इस तरीके का सॉल्यूशन निकाल लेते हो, ऐसी कोई वैल्यूज निकालते हो जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, उस केस में हम बोलते हैं x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1 are the solution of the above equation, आई बात समझ में कि यहाँ पे सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब खाली एक को नहीं देखेंगे। अगर आप क्वेश्चन में हमको दो इक्वेशन आ रहा है तो हमको कॉमन वैल्यूज निकालना होता है। मेनली देखोगे तो कॉमन वैल्यू निकालना होता है, ऐसा वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वेरिएबल्स की इस तरीके की वैल्यूज जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। निहारिका पूछ रही कि सर एक और एग्जांपल लिख सकता हूं, बट चल सिंपल एग्जांपल ही लिखता हूं मैं। 2x + 3y इज इक्वल टू 10 एंड x + 3y इज इक्वल टू 8। अब बताओ सर क्या इसका कॉमन सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो अभी हिट एंड ट्रायल मेथड से। सर दोनों का 2 होगा, x y का 2 दोनों का वैल्यू 2, राइट। Yes.
अगर अच्छा किसी से अगर ये नहीं निकल रहा है तो टेंशन मत लो, हम सीखेंगे कि ये सब वैल्यूज कैसे निकालते हैं। अभी बस वो एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि सॉल्यूशन, जब क्वेश्चन आपको बोलेगा ना सॉल्यूशन निकालना, तो उसका मतलब क्या होता है, बस वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 रखोगे, आप देखो यहाँ पे आप x की जगह पे 2 रखो और यहाँ पे y की जगह पे 2 रखो, तो ऊपर कितना हो गया 2 × 2 4 और 3 × 2 6, तो 4 + 6 हो गया 10। और नीचे भी अगर यहाँ पे x की जगह पे 2 रख रहे हो और y की जगह पे 2 रख रहे हो, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 × 2 6, तो 2 + 6 कितना हो गया 8 हो गया। तो इस केस में आपका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, x = 2 और y = 2। यहाँ पे आपका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, x = 2 और y = 2। एम आई क्लियर? अभी फिलहाल बस मैं इतना जानना चाहता हूं कि आपको सॉल्यूशन का मतलब पता चला। किसी से अगर x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 1 नहीं निकला या x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 2 नहीं निकला, उसको टेंशन नहीं लेना है। अभी सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन का मतलब दोनों के लिए कॉमन पेयर ऑफ वैल्यूज निकालना। इतना क्लियर है सबको? ठीक है? Yes, sir. Yes. हाँ, Yes, sir. अब बढ़ते आगे। अब देखिए, अब इसका सॉल्यूशन जो होता है ना गाइस, इसके सॉल्यूशन को निकालने के मेनली दो तरीके हैं। इसके सॉल्यूशन को निकालने के मेनली दो तरीके हैं। एक है मेरा ग्राफिकल मेथड और एक है मेरा एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में भी क्या होता है कि इसके अंदर फर्दर 3 केसेस हैं या 3 टाइप्स कह सकते हो। पहला हो जाता है एलिमिनेशन, उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशन और लास्ट में आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना? तो ये तरीके हैं, मतलब कि दोनों का सॉल्यूशन निकालने का, एक ग्राफिकल मतलब ग्राफ बना के होता है और दूसरा एल्जेब्रिकल। एल्जेब्रिकल में जैसे कि हमने अभी x का वैल्यू 4 रखे वैसा टाइप, या फिर कुछ तरीके होते हैं जो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है? तो ब्रॉड कैटेगरी 2 है, एल्जेब्रिक में फर्दर 3 कैटेगरीज है। अब ग्राफिकल में आज की क्लास में हम ग्राफिकल मेथड को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, वी मेक graph for both the given equations, and then decide the solution। तो यहां पे क्या होता है गाइस, यहां पे हम ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड मतलब समझ रहे हो ना, ग्राफ बनाना होगा। किसका ग्राफ बनाओगे, इक्वेशन का एक ग्राफ बनाओगे, खुद का शक्ल का तो हम ग्राफ बनाएंगे नहीं, तो हम इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ बनाना है, हमारे पास इक्वेशन चाहिए होगा। कितना इक्वेशन है, तो क्वेश्चन में हर जगह आपको चैप्टर नंबर 3 के हर क्वेश्चन में 2 इक्वेशन मिलेंगे, तो 2 इक्वेशन के 2 ग्राफ बनेंगे। 2 ग्राफ मतलब 2 स्ट्रेट लाइन बनेंगे। अब उस स्ट्रेट लाइन के बेसिस पे हम बताएंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है ना? उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखो, तो ये जो मैं बता रहा हूं, ये जो लिख रहा हूं ना, तो ये सारे सॉल्यूशन, ये सब है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब कि अगर मेरे को इक्वेशन दिया हुआ है, तो उसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। लेकिन क्या इतना करने से चैप्टर खत्म हो जाएगा? सो द आंसर इज नो, बिकॉज आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां पे होने वाला है, तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है वर्ड प्रॉब्लम्स में। वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होता है, कोई बता सकता है? बहुत किए होगे। एनीवन? सर जो इक्वेशंस वर्ड्स में लिखे, इक्वेशंस वर्ड्स में लिखे हो, बेसिकली आपको एक कंडीशन बोलेगा या एक स्टेटमेंट बताएगा, आपको स्टेटमेंट को पढ़ के इक्वेशन बनाना पड़ता है। जैसे आपने क्लास 9th में किया होगा, आपने क्लास 8 में लीनियर इक्वेशन में किया था। क्वेश्चन पढ़ते हो, क्वेश्चन पढ़ के किसी को x मानते हो, फिर इक्वेशन बनाते हो, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करते थे। तो यहाँ पे भी वही दिक्कत होगी, आपको क्वेश्चन मिलेगा, आप पढ़ोगे, उसके हिसाब से किसी 2 चीज को 2 वेरिएबल अलॉट करोगे, मान लो x और y, फिर आप उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाओगे और फिर उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। अब वो इक्वेशंस को जो सॉल्व करना है, उसका तरीका है ग्राफिकल और एल्जेब्रिक। बट मेन दिक्कत सबको होती है कहां पे, वो होती है वर्ड प्रॉब्लम बनाने में। हाँ अंकित,
और वर्ड प्रॉब्लम जब आता है तो ये लास्ट ईयर तक 4 मार्क्स में ही आता था। जब भी हमको वर्ड प्रॉब्लम बनाना था तो हमेशा 4 नंबर में ही ये क्वेश्चन आया करता था। तो समझ रहे हो ना, 3 नंबर 2 नंबर नहीं, सीधा 4 नंबर। तो उस हिसाब से देखा जाए, और बाकी ये मेथड्स वगैरह इतने मुश्किल मेथड्स नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की कहीं भी जरूरत नहीं है। एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अभी तक हमने जो जितना पढ़ाया, कोई दिक्कत है किसी को? ऑर्डर समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम। अभी तक अगर एक बार स्लाइड को देखें तो हमने शुरू किया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, जिसमें मैंने आपको क्लास 9th का पार्ट पहले रिवाइज कराया, जहां पे आपको मेनली 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला, कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है एक लीनियर इक्वेशन का, दैट इज ax + by + c = 0। और दूसरा, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता था। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम उसका ग्राफ के बारे में बात करते थे कि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है। वो आप लोगों को पता है कि उसका ग्राफ बनता है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन, उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाते हैं ये आप लोगों ने 9th में सीखा हुआ है, उसका पूरा यूज होगा यहाँ पे, नेक्स्ट, हमने बात किया था कि अगर एक इक्वेशन है उसमें 2 वेरिएबल है, मतलब एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो वो आप लोगों ने पहले ही बता दिया कि उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। फिर यहाँ से शुरू हुआ क्लास 10th वाला पार्ट, जहां पे हमने देखा कि अगर एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। तो क्योंकि गाइस 2 इक्वेशन होता है तो उसी के अकॉर्डिंग वहां पे 2 हमें फॉर्म्स मिलने वाले, दो स्टैंडर्ड फॉर्म, जब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखोगे तो 2 इक्वेशंस को लिखना होता है, तो इसीलिए एक होगा a1x + b1y + c1 = 0, दूसरा होगा a2x + b2y + c2 = 0। फिर बात हुई थी कि इस पूरे चैप्टर में हम करते क्या है, तो पूरे चैप्टर का जो मेरा फाइनल मोटिव रहता है, वो फाइनल मोटिव होता है सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, मतलब सॉल्यूशन निकालना। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या होता था, तो आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था कि वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन का मेन मतलब होता है कि हमारे पास 2 इक्वेशन होते हैं, दोनों इक्वेशन में सेम वेरिएबल होता है, तो सॉल्यूशन का मतलब यहाँ होता है दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल की ऐसी कौन सी वैल्यू डाली जाए जिसके कारण दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हो। वेरिएबल की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू डाली जाए जिसके कारण दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। इक्वेशन सेटिस्फाई होने का मतलब है LHS = RHS हो जाए, ठीक है। फिर हमने बात किया था कि सॉल्यूशन मेनली कितने तरीके से निकाल सकते हैं, तो सॉल्यूशन निकालने के मेनली 2 कैटेगरीज है, एक है ग्राफिकल मेथड, एक है एल्जेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड में जो आप 9th में पढ़े थे उसका पूरा यूज होता है, और एल्जेब्रिक मेथड पूरा आपके लिए नया रहेगा। फिर यहाँ पे दिक्कत ज्यादा किसमें होती है, तो वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में होता है क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप उसके बेसिस पे आप स्टेटमेंट को पढ़ के इक्वेशन लिखते हो और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करते हो। तो पहले हम सीखेंगे इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम पे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सो जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं थोड़ा ग्राफ पेपर्स का अरेंजमेंट करता हूँ ऑनलाइन यहाँ पे दिखाने के लिए। मीनवाइल आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। कहाँ गया, देखो ये वाला जो पार्ट है ये हो गया आपका क्लास 10th के लिए, ठीक है ना।
तो जिसको थोड़ा सा अगर सॉल्यूशन वाला पार्ट को नोट करना है नोट कर लीजिए जल्दी से. Meanwhile, I'll just arrange that thing. Okay, so we can start now. ग्राफ वाला मैं अभी बता देता हूं पहले, फिर आप लोग ग्राफ में बनाइएगा. just 30 seconds more guys, थोड़ा सा लैपटॉप स्लो चल रहा है. अरे लैपटॉप हैंग हो रहा है. Okay, done.
ओके, डन डन डन, हो गया, प्रॉब्लम खत्म। चैप्टर टेस्ट गाइस मैं नेक्स्ट वीक आपका, नेक्स्ट वीकेंड में मतलब सैटरडे संडे में मैं टेस्ट रखूंगा पॉलिनोमियल्स का। एनीवेज 5-6 मिनट बर्बाद होगा इस चक्कर में, अभी पहले यहाँ देख लेते हैं। तो मैंने ग्राफ पेपर्स को अरेंज कर लिया है, अभी आप यहाँ पे प्रोसेस सीख लो, फिर आप ग्राफ पे बना सकते हो, ठीक है। तो गाइस देखो, अब कोई भी एक इंसान अनम्यूट करे खुद को थोड़ा सा, एनीवन? Yes, sir. हाँ, ये बताओ कि हम यहाँ पे कितने इक्वेशंस के साथ डील करेंगे किसी भी क्वेश्चन में? 2. 2 इक्वेशंस, राइट। अच्छा, उन 2 इक्वेशंस के जब आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ क्या बनेंगे आपको, क्या बनेंगे ग्राफ? Sir, 2 ग्राफ बनेगा. 2 ग्राफ, ग्राफ मतलब यहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइंस बनेगा कहने के लिए, यस और नो आकाश? Yes, sir. ठीक है। तो गाइस अब सबसे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात करना चाहता हूं कि 2 स्ट्रेट लाइन का मतलब यहाँ पे क्या होगा। 2 स्ट्रेट लाइन के लिए केसेस के बारे में बात करते हैं। तो लेट्स से मैं चाहूंगा थोड़े से कुछ दूसरे लोग पार्टिसिपेट करें। सुमित अनम्यूट कीजिएगा। सुमित, यस सर। सुमित ये बताओ कि अगर आप 2 लाइंस ड्रॉ करते हो अपनी कॉपी में, ठीक है, यस सर। तो क्या पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी बताओ क्या हो सकता है उन दोनों लाइंस के साथ? सर दोनों का सर सॉल्यूशन सर सेम रहेगा, एक्स और वाई। सॉल्यूशन की बात छोड़ो, मैं कह रहा हूं कि अगर आप 2 लाइंस को ड्रॉ करते हो, ठीक है ना, तो मान लो ये एक लाइन ड्रॉ किया है, अब आप दूसरी लाइन को ड्रॉ करोगे तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? सर वो दोनों स्ट्रेट लाइन। दोनों स्ट्रेट तो रहेंगे ही, मेरा पॉइंट है कि अगर Sir, हाँ, वो एक दूसरे को दोनों क्रॉस कट करेंगे। हाँ, एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि दोनों एक Intersect. दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज माय केस 1, जहां पे हम बात क्या कर रहे हैं कि दे आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, दे आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। आप कोई भी 2 लाइंस देखोगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रही हो। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? मैं चाहूंगा इस बार थोड़ा राहुल पार्टिसिपेट करे। राहुल, यस सर। अगर आप 2 लाइंस बनाते हो तो एक केस हो गया इंटरसेक्ट करने वाला, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? सोचो। पैरेलल हो सकता है क्या राहुल? 2 लाइंस पैरेलल हो सकते हैं कि नहीं? बट सर इसमें तो स्ट्रेट लाइन बताना है। तो पैरेलल भी तो स्ट्रेट ही लाइन होगा ना। कर्व कभी पैरेलल हो सकता है, सर्कल वगैरह जैसा। पैरेलल कौन होते हैं बताना तो। जो सर जो जैसे जलेबी है, क्या जलेबी 2 ठो साथ में रखोगे और उसको घुमाते रहो, कभी वो पैरेलल होंगे? नहीं होंगे। पैरेलल का मतलब क्या होता है? जो कभी मिले ना। तो अगर लाइन स्ट्रेट है तभी ना कभी नहीं मिलेंगे। तो दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है राहुल, कि जो 2 लाइन बनेगा, मतलब मान लो पहला इक्वेशन के लिए पहला ग्राफ जो लाइन बना, और दूसरा इक्वेशन के लिए दूसरा ग्राफ जो लाइन बना, दोनों क्या बना? एक दूसरे के पैरेलल बना। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं? बस बताओ। बिल्कुल हो सकती है, राइट। तो ये हमारा दूसरा केस हो गया। ये हो गया मेरे पैरेलल लाइंस। तो एक पॉसिबिलिटी हो गया गाइस कि एक दूसरे को लाइन क्रॉस कर रही है। दूसरा पॉसिबिलिटी हो गया कि लाइंस एक दूसरे को कट कर रही है, एक कट कर रही है, दूसरा पैरेलल है। और तीसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है आयुष? सर एक ही लाइन पे दोनों मतलब इक्वेशन सर हो जाए, एक मतलब एक ही लाइन पे। एग्जैक्टली कह सकते हो कि आपने पहला इक्वेशन का लाइन बनाया, वो एक ग्रीन कलर का बना, ठीक है। फिर आप दूसरा इक्वेशन का लाइन बना रहे हो, वो ये रेड कलर वाला लाइन है। लेकिन वो रेड कलर वाला लाइन क्या हुआ, वो रेड कलर वाला जो लाइन था वो ग्रीन कलर वाले लाइन के ऊपर ही आ गया। पॉसिबिलिटी है कि नहीं यार बताओ। आपको एक ऐसा इक्वेशन दिया गया जिसका लाइन बनाए तो ग्रीन कलर वाले लाइन बनाए, फिर मान लो कि मैंने किसी दूसरे इंसान को एक दूसरा इक्वेशन दिया, उसने उस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किया, एकदम पॉसिबल है कि उसका भी ग्राफ उसी लाइन के ऊपर आ गया, हो सकता है। तो ये जो थर्ड केस है, इस थर्ड केस को बोला जाता है
कोइंसिडेंट लाइंस। एक थर्ड केस को बोला जाता है कोइंसिडेंट लाइंस। तो गाइस अभी मैं कोई सॉल्यूशन वॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपली क्या बात कर रहा हूं, हाँ निहारिका क्वाड्रेंट से कोई लेना देना नहीं है अभी यहाँ पे, ठीक है ना। मैं सिंपली लाइन की बात कर रहा हूं, मैं ग्राफ पेपर वगैरह सब भूल जाओ, मैं नॉर्मल 2 लाइंस की बात कर रहा हूं। और क्या क्वेश्चंस देख रहा हूं, पीयूष मैं कह रहा हूं कि अगर आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए लीनियर इक्वेशन भूल जाओ, सिंपली अगर आप 2 लाइंस ड्रॉ करते हो तो एक पॉसिबिलिटी होती है कि वो लाइंस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि वो दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो, और तीसरी पॉसिबिलिटी होती है कि लाइन जो है ओवरलैप कर रही है। ओवरलैप का मतलब है पहला इक्वेशन का लिए जो पहला लाइन बना, दूसरा इक्वेशन के लिए जो पहला लाइन बना, वो दोनों सेम ही लाइन बन गए। और हम तीनों के केसेस देखेंगे, टेंशन मत लो। तो राइट नाउ गाइस जो मेरे बताना चाहता हूं वो ये है कि ये सॉल्यूशन ग्राफिकली जब आप सॉल्व करोगे, यस अंश, एक दूसरे के ऊपर ग्राफिकली जब आप लोग सॉल्व करोगे ना, तो ये 3 पॉसिबिलिटी आपको मिल सकती है। आई बात समझ में? जब आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा और उसको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा, तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो इन 3 में से ही कोई एक केस होगा, चौथा केस पॉसिबल नहीं है। है कोई यहाँ पे महान व्यक्ति जो चौथा केस निकाला है? एनीवन? नहीं सर, नो सर, हम लोग महान नहीं है। महान नहीं है, नॉर्मल इंसान है। तो नॉर्मल इंसान बताओ फिर। और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है गाइस, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। जितने महान लोग थे ना वो भी चौथी पॉसिबिलिटी नहीं निकाल पाए हैं। तो क्योंकि हम बात करें लाइन का, लाइन सेगमेंट की बात नहीं करें। लाइन के केस में क्या होता है कि आप उसको दोनों डायरेक्शन में जितना मन खींचते रह सकते हो। ओके, तो ग्राफिकली जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो ये 3 में से कोई एक केस बनेगा हमेशा। अच्छा, एक अगली चीज जो मेरे को बात करनी है, एक और चीज आपको मिलेगा कि जब भी आपको एक इक्वेशंस मिलेंगे तो वो 2 ही कैटेगरी में फिट बैठते हैं। एक इनकंसिस्टेंट, एक को बोला जाता है इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस और दूसरे को बोला जाता है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। अब इसका ये कंसिस्टेंसी वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, बस यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज हो रहे हैं जिसका मैं बस डिस्कशन कर रहा हूँ। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। ग्राफिकली बोलोगे तो वो कभी मीट ही नहीं करेंगे। और कंसिस्टेंट का मतलब होता है एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट का मतलब होता है एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन। तो अब इसमें भी गाइस 2 कैटेगरी आते हैं, इसमें भी 2 कैटेगरी आते हैं। पहला आता है एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन का, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन वाला, और दूसरा कैटेगरी आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाला, ठीक है। तो नोटिस करो जो ऊपर मैंने 3 ग्राफ के केसेस के बात किए, तो यहां पे भी कहीं ना कहीं हमारे पास 3 ही पॉसिबिलिटी हो रही है, नो सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो एक बार ग्राफ को बताओ इसमें से कौन सा वाला केस एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन का होगा, कौन सा वाला केस एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन का होगा? निहारिका कह रही है सॉल्यूशन सुन के केमिस्ट्री याद आ गया। कौन सा वाला केस दिख रहा है? पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला? शायद थर्ड। थर्ड। थर्ड कह रहे हो, लेकिन अच्छा गाइस आप अगर थर्ड कह रहे हो, आपको ये नहीं लगता कि थर्ड वाले केस में तो एक ही लाइन है दोनों इक्वेशन के लिए और उस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है दोनों के लिए। फर्स्ट वाला नहीं होगा क्या? क्योंकि यहाँ पे गाइस ये जो पॉइंट देख रहे हो, मान लो ये पॉइंट ए है, तो दिस इज अ पॉइंट व्हिच इज लाइंग ऑन बोथ द लाइंस। तो पॉइंट ए जो होगा वो रेड कलर वाली लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा एंड ब्लू कलर वाली लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो बेसिकली जब आप यूनिक सॉल्यूशन वाला बात करोगे ना, यूनिक सॉल्यूशन वाला बात करोगे, तो वो एक्चुअली में कौन सा होगा? वो होगा आपका केस 1, वो होगा आपका केस 1। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की जो बात करोगे वो होगा आपका केस 3, जो ऊपर हमने देखा है ना, ये ऊपर केस 3, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। क्यों होगा इनफाइनाइट? क्योंकि दोनों इक्वेशन के लिए लाइन सेम, दोनों इक्वेशन के लिए लाइन सेम, तो और लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट है, मतलब दोनों इक्वेशंस को इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दोनों इक्वेशन को के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो रहा है।
अच्छा सेकंड वाला केस क्या है? सेकंड वाला केस क्या है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। तो यहां से एक चीज आपको ये फील नहीं आने लग गया कि ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने का मतलब है दोनों इक्वेशन के लिए जो हम दो लाइन बनाते हैं उनके कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है कि नहीं? सॉल्यूशन निकालने का मतलब कहीं ना कहीं यही चीज नहीं देखे क्या कि दोनों लाइन के लिए हम कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख रहे हैं। अब पहला वाला केस में एक ही कॉमन पॉइंट था तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। सेकंड वाला पैरेलल लाइन था, कभी मीट ही नहीं कर रहा है, नो सॉल्यूशन। तीसरा वाला कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है तो सेम ही लाइन हो गया, तो इसमें इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट आ गए, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट आ गए। ठीक है, तो फाइनली अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अब मान लो कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, वही वाला लेते हैं, x plus y is equal to 5 and x minus y is equal to 3 वाला। इसका तो ऑलरेडी किसी ने सॉल्यूशन 4,1 बताया था। अब 4,1 तो हमने उस टाइम हिट एंड ट्रायल से लगाया था। चलो एल्जेब्रिकली देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, एल्जेब्रिकली देखते हैं। ठीक है गाइस, तो जल्दी से बताओ इसके दो पॉइंट क्या क्या कंसीडर करें हम लोग। हरिया 5005। सबसे आसान वही होगा गाइस, 5005 वाला। अभी ध्यान से सुनो, क्योंकि जब आपको बोर्ड में आएगा ये क्वेश्चन तो आपको इसी तरीके से करना है। दो इक्वेशन दिया जाएगा, इसके हम पॉइंट्स लिखेंगे। तो 5005, ये मान लीजिए कि ये मेरा पॉइंट ए था और ये मेरा पॉइंट बी था। तो चलिए पहले इसको प्लॉट करते हैं। कौन करेगा अनम्यूट खुद को? रुको मैं नाम लेता हूं। अंश एक बार म्यूट कीजिएगा खुद को। यस सर। अंश मेरे को ये बताओ कि मेरे को ये पॉइंट्स प्लॉट करना है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 5,0। कैसे प्लॉट करेंगे हम लोग? सर थोड़ा सा हम लेट से सर जुड़े हैं सर, इसीलिए। वेरी गुड वेरी गुड। अब ये तो क्लास 9th वाली चीज है। ग्राफ पेपर के ऊपर 5,0 कैसे प्लॉट करते हो ये बताओ खाली। अगर ये ग्राफ पेपर है और इसके ऊपर मैं 5,0 प्लॉट करना चाहता हूँ, कैसे प्लॉट करते हैं? सॉरी सर, थोड़ा बता दीजिए। बट दिस इज नॉट गुड। ये क्लास 10th की चीज ही नहीं है, क्लास 8 की चीज है, 9th की भी नहीं है, क्लास 8 की चीज है। सॉरी सर। सर ये तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ना? स्ट्रेट लाइन होगा, बट मैं जानना चाहता हूँ कि हम इसकी प्लॉटिंग कैसे करेंगे। और एक्स एक्सिस पे 5 लेंगे और वाई भी जरूर। देखो क्या है कि मैंने पॉइंट ए रखा है 5,0, पॉइंट बी रखा है 0,5। ये मेरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के लिए हुआ। अब बेसिकली आप देखते हो कि 5,0 का y कोऑर्डिनेट क्या है? 5,0 का y कोऑर्डिनेट है 0। तो वो पॉइंट कहां पे लाई करेगा? वो पॉइंट लाई करेगा x एक्सिस पे। अब ये मेरा x एक्सिस होता है, दिस इज माय x एक्सिस। हम यहां से लेके यहां तक क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव x बोलते हैं, पॉजिटिव x एक्सिस बोलते हैं। और इतना हिस्सा को यहां से लेके यहां तक नेगेटिव, ये नेगेटिव वाला पार्ट होता है, राइट? नेगेटिव x एक्सिस। तो हम जब देखते हैं कि ये वैल्यू 5 है, 5 पॉजिटिव है, तो इसीलिए आपको इस साइड में देखना है। ये ओरिजिन होता है तो आपको ओरिजिन के राइट में जाना होगा। अगर नेगेटिव होता तो हम ओरिजिन के लेफ्ट में जा रहे होते हैं। तो बताइए ए पॉइंट क्या यहाँ पे प्लॉट नहीं करूंगा? यहाँ पे हो जाएगा मेरा ये पॉइंट, दिस विल बी माय पॉइंट ए, जिसके कोऑर्डिनेट हो गए 5,0। अच्छा दूसरी चीज, अब प्लॉट करना है 0,5। सेम लॉजिक से प्लॉट करेंगे। 0,5 पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है 0, तो ये पॉइंट अब वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। अब सिमिलरली ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है ओरिजिन के ऊपर, और ओरिजिन के नीचे नेगेटिव वाई डायरेक्शन है। तो हम देखेंगे कि ये 5 पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसलिए हम ओरिजिन से ऊपर जाएंगे। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया, दिस विल बी माय पॉइंट बी, जिसके कोऑर्डिनेट हो गए मेरे 0,5। फिर आप क्या करोगे? आप स्केल उठाओगे और इन दोनों को करोगे ज्वाइन। ठीक है ना, स्केल से हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो और उसके बाद इसको मैं रब कर देता हूं।
सर ए बी मानकर हमेशा सर फर्स्ट वाले को मतलब पहले एक्स पे करेंगे फिर इसको वाई पे करेंगे बाद वाले को। अंश देखो, सबसे पहली चीज तो इधर मैं अभी कुछ भी बोलूंगा ये आप गलत कर जाओगे, क्योंकि आपको पॉइंट प्लॉट करना नहीं आता। ये पॉइंट मैंने कैसे लिया आपको नहीं पता, और ये हमेशा फॉलो होगा जरूरी नहीं है। आप अगर कोई दूसरा पॉइंट लोगे तो वो पॉइंट एक्सिस के ऊपर लाइन नहीं करेगा, वो इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, इधर आ सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आप पॉइंट कैसा उठाओगे। आपके लिए छोटा सा टास्क होगा कि घर बैठो, नेट से पढ़ना है पढ़ो, किसी सीनियर से पढ़ना है, पहले तो क्लास 8 में पॉइंट कैसे प्लॉट करता है वो पढ़ो। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक तो आप बोले कि आप लेट आए हो, उसके बाद आपको पॉइंट प्लॉट करना नहीं आता। आप इसको ऐसे रट्टा नहीं मार सकते कि ये पहला पॉइंट लिया उसको हमेशा एक्स में लगाएंगे और दूसरा पॉइंट लिया उसको हमेशा वाई में लगाएंगे। ये सोच यही बता रही है कि आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं की हो पहले। तो इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, पहले घर बैठ के पढ़ाई करो इस चीज के ऊपर। क्योंकि कल को अगर मैंने यहाँ पे हाँ बोला, आप रैंडमली कोई भी पॉइंट देखोगे, उसको पहला पॉइंट को एक्स एक्सिस पे लगा दोगे, दूसरा पॉइंट को वाई एक्सिस पे लगा दोगे, आप उसके कोऑर्डिनेट्स को फिगर आउट नहीं करोगे, विच इज वेरी बैड। इतना हालत खराब नहीं होना चाहिए। सो अब बात करते हैं हम दूसरे इक्वेशन का। दूसरा इक्वेशन था x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अगर हम इसका इक्वेशन, इसके पॉइंट्स की बात करें, किशोर अनम्यूट करो एक बार। किशोर यस सर। बताओ इसके पॉइंट्स कैसे निकालूंगा। इस ऐसे गड़बड़ी करोगे। पीयूष पीयूष बताओ क्या करेंगे। अनम्यूट करके बताओ भाई। सर 4-1। पीयूष से पूछ रहा हूं, अंकित अनम्यूट कर रहा है। चलो, रिप्लाई नहीं करना है, रिमूव। अभी जो रिप्लाई नहीं करेगा उसको मैं एक एक करके रिमूव करते जाऊंगा। क्लास में मुझे वो चाहिए जो रिस्पॉन्ड करे। नहीं आना चलेगा, बट अगर मान लो मैं बोल रहा हूं और वहां से रिप्लाई नहीं आ रहा है, इंटरनेट का इशू तो नहीं है, क्लियर है। रश्मि अनम्यूट कीजिएगा तो। यस सर। कैसे निकालेंगे पॉइंट्स, कोई आइडिया। सर 4-1 और सर एक्स एक्सिस का 4-1 और वाई का 4-1। आप कह रहे हो x का 4-1 और y का 4-1। आपको भी आइडिया नहीं है बिल्कुल भी। क्लास 8 की बुक खोलो। रितिका, रितिका राज अनम्यूट कीजिए। रितिका राज, चलो रिमूव। रितिका को भी रिमूव कर दिया। सुमित, यस सर। पता है कैसे पॉइंट्स निकालेंगे बताओ, अगर पता है तो बताओ। सर 4,1 और 5,2। कैसे 4,1 कैसे आया ये बताओ। आपने तो सुना भी होगा, कुछ लोगों ने अनम्यूट करके 4,1 बोला है। कैसे आया मेरे को ये जानना है। आंसर सही है, 4,1 चलेगा, लेकिन आया कैसे। दूसरे की आंसर सुन के मत बोलो, ठीक है। सर दूसरे का आंसर 5,2 5,2 भी होगा, बस वो जो दिमाग में चल रहा है वो बताओ, वो शेयर करोगे तभी ना आप भी कंफर्म हो पाओगे कि आप सही सोच रहे हैं कि गलत सोच रहे हैं। आपने 5,2 कैसे सोचा ये बताओ। मैंने वो अपने से मतलब created है। आपने से कुछ वैल्यू तो रखा होगा ना। देखो होता क्या है गाइस, दिव्यांशु कह रहा है सर कैन आई ट्राई। दिव्यांशु बिल्कुल अनम्यूट करके बताइए।
सर 4,1 लेंगे तो इधर दो इक्वल है सॉल्यूशन है, तो दोनों सॉल्यूशन सर इक्वल हो जाएंगे। हाँ, लेकिन आप बताओ कि क्या हम 4 और 1 हमको दोनों सिलेक्ट करना है? सबसे आसान तरीका ये नहीं हो सकता है क्या गाइस कि आप एक बार पुट y0, एक केस होगा पुट y0, तो y को 0 रख दिया। अब सोचो कि अगर आपने उस इक्वेशन में y को 0 रख दिया तो आपका इक्वेशन क्या बन गया? x माइनस 0 इज इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया ना? इससे आसान कुछ होगा? नहीं होगा। आपने y को 0 पुट कर दिया। y को 0 पुट करने के कारण क्या हुआ? x खुद ब खुद 3 निकल कर आ गया। तो व्हेन y इज 0 x इज इक्वल टू 3। निहारिका पूछ रही है कि सर 0,3 नहीं लिख सकते क्या? सर द आंसर इज नो, बिकॉज अगर आप 0,3 कह रहे हो निहारिका, तो अगर आपने x के जगह पे 0 रखा और y के जगह पे 3 रखा तो 0 माइनस 3 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। लेकिन आपका राइट हैंड साइड में क्या है? आपका राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड में +3 है ना, है कि नहीं? तो वो नहीं कर सकते आप। सुनो स्टूडेंट, सबको ही सुनो, आपका तरीका एकदम क्लियर होना चाहिए। मुझे जो 2 पॉइंट निकालने हैं ना, वो कोई भी 2 पॉइंट चलेगा। जरूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वही करोगे। मैं जो बता रहा हूं सबसे आसान पॉइंट होने वाले हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, x के जगह पे कोई भी वैल्यू डाल दो और उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू निकाल लो। बट कोशिश यही रखना कि x और y जो भी डाल रहे हो छोटी सी वैल्यूज रखना। अब जैसे कि मैं क्या करता हूं, मैं एक बार y को 0 पुट करके उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू निकालता हूं। मैं एक बार y की वैल्यू को पुट करके उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू निकालता हूं। दूसरा बार मैं क्या करूंगा, मैं अब क्या करूंगा सेकेंड वाले स्टेप में, अब मैं दूसरे वाले केस में पुट x इज इक्वल टू 0। अगर आप देखो ऊपर का इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अगर मैं वहां पे x के जगह पे 0 रख देता हूं, x के जगह पे 0 रख देता हूं, तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ? माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब माइनस वाई इज इक्वल टू 3 का मतलब y का वैल्यू कितना हो गया? y का वैल्यू -3 हो गया। तो जब हम x का वैल्यू 0 रखे तो y कितना निकल कर आया? -3 निकल कर आया। ये फॉलो कीजिए। अब मैंने ब्लू वाला कलर में क्या किया, मैंने x का वैल्यू 0 रखा। मान सकते हो किसी ने x का वैल्यू 1 रख दिया होगा। मान लो कि किसी ने x का वैल्यू 1 रख दिया, तो उसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा? 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो उस केस में उसका y क्या निकल कर आएगा? -2 निकल कर आएगा। सॉरी, हाँ, उस केस में उसका वैल्यू y का -2 निकल कर आएगा। तो आप ये भी कर सकते थे। आ गए ये 2 पॉइंट्स। अब इन 2 पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे। लेट्स से दिस इज पॉइंट C एंड लेट्स से दिस इज पॉइंट D। पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, ठीक है। अब इसको प्लॉट करेंगे। पॉइंट C है 3,0। पॉइंट C है 3,0 और पॉइंट D है 0,-3। अब देखो 3,0 को अगर प्लॉट करना है तो y कोऑर्डिनेट 0 है उसका। y कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब कि वो पॉइंट कहां पे लाई करेगा? वो पॉइंट लाई करेगा x एक्सिस के ऊपर। तो ये पॉइंट हो गया यहां पे, ठीक है ना। तो दिस इज माय पॉइंट C 3,0। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है 0,-3। कोई बता सकता है 0,-3 कहां पे प्लॉट करना होगा? सर y एक्सिस में। सर y एक्सिस के नेगेटिव y एक्सिस के नेगेटिव वाले पे। पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव, क्योंकि अब वो -3 दिख रहा है, ठीक है गाइस। तो यहां पे प्लॉट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा पॉइंट D। और उसके बाद क्या करोगे, आप इसको ज्वाइन करोगे। अच्छा, ज्वाइन करके क्या करना ना, उसको थोड़ा एक्सटेंड कर देना। ज्वाइन करके थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना। तो जब आपने ज्वाइन करके एक्सटेंड किया तो दोनों पॉइंट कहीं पे मीट किए है ना। कौन सा पॉइंट पे मीट किए हैं बताओ? इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली कह सकता हूं सर 1+4। अभी ये 4,1 दिख रहा है। एक्चुअल में मैंने अभी एग्जैक्ट तो स्केल नहीं है ना मेरे पास, तो ये पॉइंट वैसे क्या है, दिस पॉइंट इज एक्चुअली योर, इट शुड कम आउट टू बी 4,1। ये निकल कर आना चाहिए 4,1। कहीं ना कहीं उतना ही है अगर हम देखेंगे तो, है ना। मतलब ये थोड़ा सा और राइट में होना चाहिए था, बट स्टिल आई बिलीव सबको ये दिख रहा है कि दिस पॉइंट इज
4,1। कैसे 4,1? इसका x कोऑर्डिनेट 4 है और इसका y कोऑर्डिनेट 1 है। तो जूम आउट करते हैं आप। तो दिस 4,1, मान लो कि दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट P। तो ये जो पॉइंट P निकल कर आया, पॉइंट P इज द कॉमन सॉल्यूशन, पॉइंट P इज द कॉमन सॉल्यूशन। और आपको क्या करना है, सुनो, अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है तो बोर्ड एग्जाम में हमको ये ग्राफ पेपर कभी देता है कभी नहीं देता, वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं देगा। तो आपको क्या करना होता है कि आपको स्केल से इस तरीके से मार्किंग्स बनानी होती है। ये जो ब्लू कलर का ये दिख रहा है ना, ये बनाना होगा आपको, ठीक है। और आपको फिर पॉइंट्स को प्लॉट करना है। फिर आप क्या कीजिएगा, जैसे ये जो ब्लू कलर वाली लाइन है, आपने ये ब्लू कलर वाली लाइन किसका बनाया था? तो ये बनाया था आपने x + y = 5 का। और ये ब्लैक कलर वाली लाइन किसका बनाया था? तो ये आपने बनाया था x - y = 3 का। तो आपका बेसिकली ये रहेगा फंडा कि आप एक बार पहला इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करोगे, फिर आप दूसरा इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करोगे, और आपको वो तीन में से कोई एक ही केस मिलेगा जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तीन में से कोई एक ही केस मिलेगा, ठीक है, और उसी के बेसिस पे आप उसको सॉल्व करोगे। हाँ, और नोटिस करो गाइस, कहीं ना कहीं जब मैंने भी आपको ये एग्जांपल दिया था, तो आपका उस टाइम पे सॉल्यूशन 4,1 आ रहा था, और ग्राफिकली भी ये 4,1 आ गया, ग्राफिकली भी ये 4,1 आ गया। यस निहारिका, दिस इज द ग्राफिकल वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। ये जिस तरीके से हमने सॉल्व किया इसको हम ग्राफिकल वे कहते हैं। तो गाइस देयर वर थ्री डिफरेंट केसेस। ये एग्जांपल दिया है मैंने यूनिक सॉल्यूशन का, ये एग्जांपल दिया है मैंने यूनिक सॉल्यूशन का। मैं जल्दी से, अभी हमारे पास 10-12 मिनट बचा हुआ है, हम बाकी दो केसेस को भी मैं बनाता हूं, ठीक है। बाकी दो केसेस को भी जल्दी से कंप्लीट करते हैं। सुनो जल्दी से, मैं और इक्वेशन लिख रहा हूं। नेक्स्ट इक्वेशन विल बी x + y = 5 and 2x + 2y, एक मिनट, x + y = 5 और ये हो गया 3y + 3x = 15। जल्दी से मैं इसके भी सॉल्यूशंस बनाता हूं। सेम लॉजिक रहेगा हमारा। जल्दी से आप लोग भी इसके सॉल्यूशंस बनाओ मेरे साथ साथ। दो इक्वेशन आपको दिख रहे हैं, पॉइंट्स निकालिए सबको जल्दी से। यस निहारिका, वेरी गुड। कंगना एक बार म्यूट कीजिएगा। यस सर। बताओ यहाँ पे पॉइंट्स में क्या रखूं? सर 4 + 1। 4 + 1। और दूसरा? दूसरा इसी को उल्टा कर देंगे, 1 + 4। 1 + 4, ठीक है। हाँ अंकित, दूसरे वाले में बताओ। सर 2 और 3। 2 और 3, और यहाँ पे 3 2। 3 2। वाह, चलो तो ये मेरा पॉइंट हो गया। ये पॉइंट ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं। तो जल्दी से पहले 1,4 यहाँ आ जाएगा और 4,1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 4,1 मेरा ए है। सर 5,0 क्यों हो सकता? 5,0 भी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमको एक स्ट्रेट लाइन बनाना है, उसके लिए 2 ही काफी हो जाते हैं, तो इसीलिए हम और नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा किसका ग्राफ बन गया? ये मेरा ग्राफ बन गया x + y = 5 वाला। अच्छा नेक्स्ट, x + y = 5, इसमें पॉइंट ए था 4,1 और पॉइंट बी था 1,4। अब दूसरा मैंने इक्वेशन रखा है 3x + 3y = 15। इसमें एक अंकित ने पॉइंट बोला है 2,3 और दूसरा पॉइंट बोला है 3,2। 5, हाँ निहारिका आ सकता है।
अभी इन लोगों ने जो पॉइंट बोला है मैं उसी को लेकर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मान लो मैं अब पॉइंट सी को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट सी है 2,3, मतलब यहाँ 2 और यहाँ पे 3। तो ध्यान से देखना, ये क्योंकि ग्राफ पे पढ़े तो एग्जैक्टली वो पॉइंट भी निकल कर आ रहा है। तो दिस इज 2,3 और 3,2 बोला है उसने, तो 3,2 वो ये वाला पॉइंट हो रहा है। तो देख सकते हो अंकित, जो आपने 2 पॉइंट बताया, क्योंकि मैंने पहले जो कंगना ने जो पॉइंट्स बताए उसके हिसाब से मैंने इक्वेशन का लाइन ड्रॉ किया, फिर आपने जो पॉइंट्स बताए उसके इक्वेशन, उसको जब मैं प्लॉट कर रहा हूं तो वो पॉइंट कहां पे आया, वो पॉइंट पिछली वाली लाइन के ऊपर ही आ गया। तो जब आप इसको ज्वाइन करोगे, जब आप इसको ज्वाइन करोगे, इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, तो ये लाइन किसके ऊपर आएगा, वो ब्लैक कलर वाली लाइन के ऊपर ही रहेगा। यस सर। ब्लैक कलर वाली लाइन के ऊपर ही रहेगा। तो ये वाला कौन सा केस हो गया, इनडेफिनेट सॉल्यूशन हो। हाँ एग्जैक्टली, ये केस हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाला। मल्टीपल सॉल्यूशंस बोलो या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बोलो, यहाँ पे जो हमारे लाइंस है वो कोइंसिडेंट हो गए, यहाँ पे जो लाइंस है वो कोइंसिडेंट हो गए। तो एक चीज आपने नोटिस किया गाइस, मेरे साथ क्या हुआ, मैंने पहले एक इक्वेशन का लाइन बनाया, उसके बाद मैं दूसरे इक्वेशंस के पॉइंट को प्लॉट कर रहा था, वो दोनों पॉइंट उसी लाइन के ऊपर आया, दोनों पॉइंट उसी लाइन के ऊपर आया। पिंकी फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैंने पहले इसको प्लॉट किया, पहले मैंने इसको प्लॉट किया, ए पॉइंट को बी पॉइंट को, फिर मैंने उसको ज्वाइन किया तो मुझे ब्लैक कलर वाली लाइन मिली, ठीक है ना, मुझे ब्लैक कलर वाली लाइन मिली। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने अंकित से पूछा दूसरे इक्वेशन का, 3x + 3y = 15 का पॉइंट्स पूछा, उसने मेरे को 2,3 और 3,2 बोला। तो मैंने सी पॉइंट को प्लॉट किया, ये मेरा सी पॉइंट था और ये मेरा डी पॉइंट था। तो जब और सी पॉइंट और डी पॉइंट को देखा पिंकी, तो वो दोनों पॉइंट्स उसी लाइन के ऊपर आ रहे थे, ठीक है, उसी लाइन के ऊपर आ रहे थे। तो जब मैंने सी पॉइंट डी पॉइंट को ज्वाइन किया ना, तो जो मेरे पास रेड कलर वाली लाइन आई, वो रेड कलर वाली लाइन एक्चुअली में ब्लैक कलर वाली लाइन के ऊपर ही आई है। जो रेड कलर वाली लाइन थी वो ब्लैक कलर वाली लाइन के ऊपर ही आई है। तो वो क्या बन गया, इस तरीके के केस को क्या बोलते हैं, इस तरीके के केस को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, क्योंकि यहाँ पे जो लाइंस है वो ओवरलैप कर रही हैं, कोइंसिडेंट लाइंस आ रही है, ठीक है ना, कोइंसिडेंट लाइंस आ रही है। क्या ये चीज सबको क्लियर है? यस यस सर। यस सर। सुमित, तरन, ठीक है, आकाश, अंश, Yes, sir. आयुष, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस Yes, सर, sir. Clear. यस सर, क्लियर है। हाँ ठीक है, मैं फिर लास्ट केस लेता हूँ, नो सॉल्यूशन वाला। इक्वेशन लिखता हूँ, पहले तो वही उठा लेते हैं, x + y = 5 उठा लेता हूँ, और नो सॉल्यूशन अगर करना है मेरे को तो x + y = 7 कर देता हूँ, ठीक है। सुमित अभी मेरे को पॉइंट बताओ फटाफट। सर 5,2 5,2 और दूसरा पॉइंट 2,5। बढ़िया, एक जो शुरू हुआ है सब उसको पलटना जो शुरू कर दिए उसके बाद ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि x और y के कोफिशिएंट सेम है, हमेशा नहीं काम करेगा। तो यहाँ पे उसने दिया 5,2 एंड 2,5। तरन यहाँ पे बताना जल्दी से, तरन। सर हाँ सर सर 0 + 0,5 और 5,2। ठीक है, तो इसको पॉइंट ए नाम दे देते हैं, इसको पॉइंट बी, इसको पॉइंट सी, इसको पॉइंट डी। ठीक है निहारिका, ये खत्म होते ही पूछ लीजिएगा। तो तरन ने दिया 0,5, ए पॉइंट है मेरा, तो 0,5 को अगर प्लॉट करते हैं तो वो इधर आएगा, तो दिस इज माय पॉइंट ए। फिर 5,0 तरन ने बी पॉइंट दिया है, यहाँ पे आ गया। इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे सुमित ने सी पॉइंट दिया है 5,2 और डी पॉइंट है 2,5। तो 5,2 यहाँ पे आएगा
5,2 दिस ये पॉइंट रहेगा सुमित, तो ये मेरा पॉइंट सी हो गया, एंड 2,5 तो 2,5 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये मेरा डी पॉइंट हो जाएगा। अब अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं, ऐसा आ रहा है, तो ध्यान से देखो सुमित एंड तरन, क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल हो रही हैं क्या? यस सर। पैरेलल हो रही है ना। पहला जो रेड कलर वाली लाइन है ये किसका था? ये था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का, और ये ब्लू कलर वाली लाइन किसका था? तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 का। ठीक है, तो ये पैरेलल हो गया। पैरेलल होने पे कौन सा केस होता है? नो सॉल्यूशन, नो कॉमन, नो सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं आ रहा है, राइट? बिकॉज द लाइंस आर पैरेलल, बिकॉज लाइंस आर पैरेलल। तो आई बिलीव सबको समझ में आ गया होगा कि वो तीन केसेस कैसे कैसे बन रहे हैं। लेट्स गो टू द फर्स्ट केस वंस अगेन। ये पहला केस आया था गाइस जहां पे हमको यूनिक सॉल्यूशन मिला था, क्योंकि दोनों ग्राफ एक ही पॉइंट पे कट किए थे। फिर ये दूसरा था ओवरलैप वाला, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये तीसरा केस आया मेरे पास पैरेलल वाला, जहां पे नो सॉल्यूशन का केस हो रहा है। नोटिस कीजिएगा कि कहीं पे भी हमारा इक्वेशन सेम नहीं था। मैंने क्या किया, हर जगह मैंने पहला इक्वेशन सेम रखा था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, लेकिन मैं दूसरा इक्वेशन चेंज करते गया, और दूसरा इक्वेशन चेंज करते गया तो सिचुएशन भी चेंज होते रहा। ठीक है, तो अब आप लोगों को सुनो, एक दो चीज बच रही है 3.2 एक्सरसाइज में। मैं पीडीएफ ग्रुप पे भेज दूंगा, टेंशन मत लो, पीडीएफ ग्रुप पे भेज दूंगा। अब सुनो, जब बोर्ड एग्जाम्स में आपको एक ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है ना, तो आपको क्या करना होता है, आपको क्या क्या चीज नहीं लिखनी होती है, मैं वो बता देता हूँ क्या क्या चीज नहीं लिखनी होती है। तो देखो ये सब चीज तो हम नीचे लिखते हैं, ये वाली चीज नीचे लिखते हैं, हम ये वाली चीज नहीं लिखेंगे, ये वाली चीज नहीं लिखेंगे। तो बेसिकली आप ये ग्राफ को ड्रॉ करते हो, कौन सा वाला लाइन किस इक्वेशन का होता है वो इस तरीके से एरो देकर हम बता देते हैं। ठीक है ना, कौन सा वाला लाइन किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है उसको बता देते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो लोग जनरली भूल जाते हैं लिखना, दैट इज द स्केल। दैट इज द स्केल, पता है ना स्केल लिखना होता है, 8 में आप लोगों को बताया गया होगा। तो स्केल क्या होता है कि मान लो जैसे कि छोटे छोटे, देखो थोड़ा सा जूम करते हैं, तो देखिए ओरिजिन से लेके 1 तक कितना छोटा छोटा बॉक्स का जरूरत पड़ा है। तो ये 1 2 3 4 5, तो 5 छोटे बॉक्सेस को लेकर एक यूनिट बनाया गया है कि नहीं? यहाँ पे 5 छोटे बॉक्सेस को लेकर एक यूनिट बनाया गया। तो जब हम स्केल की बात करते हैं तो हमको मेंशन करना होता है कि वो जो स्केल है वो एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है और वाई एक्सिस के अलोंग कितना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्केल 5 स्मॉल स्क्वायर्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये अलोंग एक्स एक्सिस रहेगा, अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग भी सेम ही चीज है, तो ये जरूर लिखिएगा, इसका आधा नंबर कटता है नहीं तो। ठीक है ना, इसका आधा नंबर कटता है। जो स्क्वायर होता है वो छोटे स्क्वायर की बात करते हैं। या फिर आप ये भी लिख सकते थे 1 बिग स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन क्या था आपके पास, अगर आप डेसिमल वगैरह नहीं ले रहे हो तो, अगर आप डेसिमल वगैरह नहीं ले रहे हो तो आप लिख सकते थे 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये भी लिख सकते थे। बट डू मेंशन इट, क्योंकि गाइस कितना नंबर है इसमें, आधा नंबर है। ठीक है, तो इसी के साथ हम क्लास को एंड कर सकते हैं। एक बार एनसीईआरटी पे चल के आपको होमवर्क दे देता हूँ, बोलिए सर मतलब हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि सर ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू इतना सेंटीमीटर, सर ऐसे भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल 1 यूनिट मतलब वहां पे ना बॉक्सेस है। यस आप ये लिख सकते हो, जो मैंने 1 यूनिट लिखा आप उसको 1 सेंटीमीटर कर सकते हो, बट वो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, बॉक्सेस के बराबर है। यस ठीक है, तो आप लोगों का काम क्या होगा, सुनो तरुण बोलो। तरुण सर जैसे वो कॉमन पॉइंट को आप डिनोट किए हैं तो वैसे सब में लिखना पड़ेगा। देखो तरुण, सबसे पहले तो कॉमन पॉइंट वाला अगर केस देखोगे तो खाली एक ही जगह पे है, यूनिक सॉल्यूशन में, है कि नहीं? अगर आप इस वाले को देखोगे तो यहाँ कॉमन पॉइंट तो बना ही नहीं है, राइट? अगर आप इधर देखोगे तो इधर भी कोई कॉमन पॉइंट आएगा नहीं। इसमें तो कहने के लिए CD पॉइंट जब ज्वाइन करे थे तो उसी पुराने लाइन के ऊपर ही आ गया था, तो और कहीं पे नहीं होगा। बाकी जहां पे आप पॉइंट्स शो कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है।
ओके तो सर, सुनो, थैंक यू। हाँ अब सबको ही सुनो, मैं आपको होमवर्क देता हूँ। होमवर्क क्या रहेगा कि आप इसका सबसे पहले ना एक एक वर्ड यहाँ पे रीड करोगे स्टार्टिंग से। अगर आप चाहते हो कि ये चैप्टर भी पॉलिनोमियल्स की तरह अच्छे से आपको समझ में आए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का आइडिया हो, खाली एक्सरसाइज सॉल्व करने से नहीं होता है, आपको उसके पीछे की कहानी पढ़नी चाहिए, थोड़ा सा क्लैरिटी होता है। तो ये सारी चीजें आप रीड करोगे। मैंने सबको ऊपर ऊपर से तो सब बता दिया है, कुछ छोड़ा नहीं है मैंने अपने एंड से। एक चीज छुट्टी, वो मैं बताता हूँ कौन सी चीज, वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो ये आपका एक्सरसाइज 3.1 आ गया। इस एक्सरसाइज 3.1 में बेसिकली आपको क्या करना है, तो पढ़ो यहाँ पे, represent this situation algebraically and graphically। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के उसका इक्वेशन बनाना है और उसका ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन पढ़ के उसका इक्वेशन बनाना है और उसका ग्राफ बनाना है। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एक्सरसाइज 3.1 का, ये आपका होमवर्क रहेगा। लेकिन कोई एग्जांपल ओके सर। ये दूसरी चीज। अब आते हैं 3.2 पे। तो अगेन सारी चीजों को पढ़िएगा। ये वाला पार्ट अभी मैं नहीं पढ़ा पाया आज, ये मैं अगली क्लास में करूंगा। ये वाला पार्ट जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। ये कंडीशन बताता है कि दो इक्वेशन को देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि वहां पे यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। वो देखकर भी बताया जा सकता है, वो इन रेशियोज के बेसिस पे होता है। ये जो रेशियोज देख रहे हो इसके बेसिस पे होता है। तो आप इसको खुद से रीड कर सकते हो, मैं अगली क्लास में इसको एक बार पहले पढ़ाऊंगा। बाकी यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 4 दो इक्वेशन है, उसका दो ग्राफ बना है। एग्जाम्पल नंबर 5 दो इक्वेशन दो ग्राफ बना है। और फिर आपका एक्सरसाइज 3.2 आ गया। तो एक्सरसाइज 3.2 में आप इसको छोड़ दीजिएगा, आप इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को छोड़ देना। बाकी आप कर सकते हो। मैं चैट व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको प्रॉपर्ली मेंशन कर दूंगा, आपको एग्जैक्टली अवंती के मॉड्यूल से क्या सॉल्व करना है और इसमें क्या सॉल्व करना है। वर्ड प्रॉब्लम्स की टेंशन मत लो। अंकित, दो एक्सरसाइज यार सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, खत्म करो एक बार में। ग्राफिकल वाला टेंशन खत्म करो ना, ताकि हम अगली यस क्लास में सर, अलजेब्रिक कर लेंगे कर लेंगे। हाँ तो गाइस थैंक यू एवरीवन, आप लोग लीव कर सकते हो। निहारिका आप रुको, मैं बाय आपका डाउट सर। बता देता हूँ। हाँ बोलिए। बाय सर। बाय 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 बाय। कंगना, मैं अभी वो डाउट्स ही बताऊंगा, अगर किसी के डाउट्स हैं लास्ट क्लास के। निहारिका, ये तो आई थिंक मैंने बताया था वैसे, चलो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। डाउट एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5। देखो निहारिका, आपको क्या करना है ना ऐसे क्वेश्चंस के लिए, आपको एक सिंपल सा पॉलिनोमियल ले लो px, ठीक है। मान लो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे x² + 5 और मैं आपको 4 केसेस दे रहा हूँ, उसमें सारे केसेस फिर कवर हो जाएंगे। पहला, जहां पे जो डिवीजर लिया है मैंने वो कोई कांस्टेंट लिया है 5। अगला कोई डिवीजर मैंने लिया है, वो लिया है मैंने x। अगला जहां पे मैंने डिवीजर लिया है मान लो x²। और लास्ट वाला जहां पे मैंने डिवीजर लिया है x³। ओके, तो ये डिवीजर कहने के लिए मेरा g है, डिवीजर कहने के लिए मेरा
g ऑफ x है हर जगह। सर हम कुछ भी डिवीजन ले। हाँ हाँ कुछ भी ले सकते हो, मैंने लास्ट क्लास में भी रैंडम ही लिया था। बेस्ट होगा आप इजी वाला लो, ताकि वो हम मतलब हमारे क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व हो जाए। ओके, आप निहारिका वो लेकर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं सबसे इजीएस्ट वाला बता रहा हूँ, क्योंकि फिर आप इसी को फॉलो करो तो कहीं पे भी फंसोगे नहीं। मैंने क्या किया, मैंने एक 2 डिग्री का पॉलिनोमियल लिया px, और मैं डिवाइजर देखो, पहला मैंने डिवाइजर लिया जिसका डिग्री 0 है 5, फिर मैंने डिवाइजर लिया है x जिसका डिग्री है 1, फिर मैंने तीसरा केस लिया है जहाँ पे डिग्री है 2, और लास्ट में मैंने डिग्री लिया है 3 वाला। अब इसको डिवाइड करो आप, अगर आप x² + 5 को डिवाइड करते हो 5 से, ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा x² / 5, यहाँ x² आएगा, साइन चेंज, ये कैंसिल होगा, फिर ये 5 है तो +1, 5 माइनस साइन चेंज होगा, कटा 0, रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ पे कहीं पे रिमाइंडर 0 आएगा, कहीं पे रिमाइंडर कुछ और नंबर भी आ सकता है, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन का डिग्री कितना आया, क्वेश्चन का डिग्री है 2, और आपका डिविडेंड का डिग्री कितना था, डिविडेंड का डिग्री भी 2 था, और क्वेश्चन का डिग्री भी इधर 2 था। ठीक है, सेकेंड वाला केस, अब चलो मान लो इसको मैं x से डिवाइड कर रहा हूं, तो यहाँ पे x आएगा, x² साइन चेंज कटा, फिर 5 मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखे तो क्वेश्चन का डिग्री कितना हुआ, तो क्वेश्चन का डिग्री आया 1, और यहाँ पे रिमाइंडर का डिग्री कितना है, रिमाइंडर का डिग्री है 0। फिर यहाँ देखते हैं तो x² + 5, x² रहा 1, x² साइन चेंज कटा 5। तो अब मेरा क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन का डिग्री यहाँ पे कितना आया है, तो क्वेश्चन का डिग्री 0 है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन 1 आया है। रिमाइंडर का डिग्री कितना आया है, तो रिमाइंडर का डिग्री है वो भी 0 है, क्योंकि वो भी कांस्टेंट था। लास्ट में x³ + 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे जो मेरा डिविडेंड है, यहाँ पे जो मेरा डिविडेंड है वो उसका डिग्री ऑलरेडी छोटा है, उसका डिग्री ऑलरेडी छोटा है डिवाइजर से, तो वो मेरा एक तरीके से रिमाइंडर की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है 0, और मेरा रिमाइंडर का डिग्री कितना है, जितना मेरा px का डिग्री होगा। रिमाइंडर का डिग्री कितना आया, जितना मेरा px का डिग्री है। तो अब आप एक बार अगर हम उस पर चले, क्या कह रहा है, डिग्री px इज इक्वल टू डिग्री qx, डिग्री px इज इक्वल टू डिग्री qx। आप खुद देखो ऐसा कौन सा केस है इन चारों में से जहां पे px का डिग्री और qx क्वेश्चन का डिग्री सेम है, कहां पे हो रहा है, ये वाला केस, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन का डिग्री भी 2 है और मेरा px का डिग्री भी 2 है, दिख रहा है क्या? यस सर। ओके, तो ये पहला वाला डन हो गया। फिर दूसरा वाला क्या कह रहा है, दूसरा वाला कह रहा है डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx। तो qx और rx दोनों का डिग्री हम सेम चाहते हैं, कहां पे दिख रहा है वो आपको, इधर दिख रहा है तीसरे वाले केस में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे qx भी मेरा कांस्टेंट, क्वेश्चन भी कांस्टेंट था और रिमाइंडर भी कांस्टेंट था, तो वहां पे मेरा डिग्री सेम आ गया। और लास्ट वाला डिग्री ऑफ rx इज इक्वल टू 0, डिग्री ऑफ rx इज इक्वल टू 0। अब डिग्री ऑफ rx इज इक्वल टू 0 मतलब कि मेरा रिमाइंडर कांस्टेंट आना चाहिए, तो रिमाइंडर कांस्टेंट मेरा पहला केस में भी आएगा, दूसरा केस में भी आएगा, तीसरा केस में भी आएगा। तो आप तीनों में से कोई भी केस को लिख सकते हो, तीनों में से कोई भी एग्जांपल को लिख सकते हो, मैटर नहीं करेगा यहाँ पे। डन, बस खत्म, उसका सॉल्यूशन इतना ही था। सर इसे डायरेक्ट भी बना सकते? हाँ, आपसे वो एग्जांपल ही पूछ रहा है, वो आपसे यही पूछ रहा है, गिव एग्जांपल वेयर इसका डिग्री बराबर उसका डिग्री है एंड सो ऑन। कंगना, और कोई डाउट है आपका, कोई डाउट था क्या? आर यू देयर? सर मेरा अवंती मॉड्यूल से अवंती मॉड्यूल से डाउट है।